In our previous video, we have discussed about acclimatization, and today we will discuss about the selective breeding, that what selective breeding actually is. बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के डिफरेंट जीन्स को या जेनेटिक्स को चेंज किया जाता है ताकि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या डिज़ायरेबल ट्रेट्स उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराए जा सकें। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती किस तरह से है कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अब इसमें सिंपल टेक्निक्स भी होती हैं और कम्प्लेक्स टेक्निक्स भी होती हैं। ठीक है, सिंपल टेक्निक्स में क्या होता है कि सिंपली प्लांट्स के जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो डिज़ायरेबल ट्रेट आपको चाहिए अगर वो किसी प्लांट के अंदर मौजूद है तो उस प्लांट को सिंपली सेलेक्ट कर दिया जाता है प्रोपगेशन के लिए। और अगर हम कम्प्लेक्स टेक्निक्स की बात करें तो उसमें फिर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, सो अब जीन्स किस तरह से इन्फ्लुएंस किए जाते हैं कि डिफरेंट जीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिज़ायरेबल ट्रेट है उसका जो जीन होगा उसको प्लांट ब्रीडिंग में इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूलर मार्कर्स या डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब इसके थ्रू क्या होता है कि जीन मैपिंग की जाती है और इस सब का क्या बेनिफिट होता है कि लार्ज स्केल पे, लार्ज पॉपुलेशन पे आप प्लांट्स को स्क्रीन कर सकते हैं और उनके जो ट्रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे ऐसे प्लांट्स की जिनके अंदर वो डिज़ायरेबल ट्रेट है उसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। अब मॉलिक्यूलर मार्कर्स या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसका क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले प्लांट का सैंपल लिया जाता है जिसके अंदर डिज़ायर्ड ट्रेट है, उस प्लांट का सैंपल लिया जाएगा, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाएगा और उसके बाद जीन मैपिंग की जाती है। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग का गोल क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग का गोल ये है कि ऐसी प्लांट वैरायटीज़ बनाना, ऐसी प्लांट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कराना जिनकी क्वालिटी और यील्ड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो और उनके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस ज़्यादा हो और डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी हो वो। ठीक है, अब स्क्रीनिंग जो है वो किस चीज़ पे बेस करती है या स्क्रीनिंग किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि कोई भी ऐसा जीन, ठीक है, जो कि डिज़ायरेबल ट्रेट का जीन है, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को किस तरह से डिटर्मिन किया जाता है कि डिफरेंट लैब प्रोसीजर्स उस पर रन किए जाते हैं। अब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, सिंपली क्या कर सकते थे आपके विजुअली आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते थे कि आया इसके अंदर वो ट्रेट है कि नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग में क्या होता है कि उसके ऊपर डिफरेंट लैब प्रोसीजर्स रन किए जाते हैं। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग का जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो आपका प्लांट है या जो क्रॉप है उसकी यील्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना उसको, इसके अलावा डिफरेंट जो स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट टॉलरेंस पैदा करना, एनवायरनमेंट की जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट एडॉप्टेशन पैदा करना, उनके अंदर उनको अडॉप्ट करवाना एनवायरनमेंट के साथ, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको सस्टेनेबल बनाना। सो इन शॉर्ट क्या है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टूल्स दोनों का यूज़ करती है ताकि वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो आपके सुपीरियर ट्रेट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा सके और बेटर और सस्टेनेबल प्लांट्स जो है वो मार्केट के अंदर आएँ। ठीक है, ताकि उनसे जो यील्ड है वो भी ज़्यादा हो और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड बैक क्रॉसिंग। सो हाइब्रिडाइजेशन और बैक क्रॉसिंग क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस हैं जिसमें क्या होता है कि इंटर ब्रीडिंग होती है। इंटर ब्रीडिंग किस तरह से होती है कि जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनको आपस में ब्रीड कराया जाता है, उनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो होती है और उससे न्यू वेराइटीज़ या न्यू क्रॉप्स जो हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है, अब उनमें क्या होते हैं, जो न्यू वेराइटीज़ या न्यू क्रॉप्स होते हैं उनमें डिज़ायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि नई वेराइटीज़ आएँ। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं, फिर हम बैक क्रॉसिंग को देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस किया जाता है ताकि नए कॉम्बिनेशंस बन सकें। पेरेंट्स जो हैं जिनको आपस में क्रॉस किया जाता है वो डिफरेंट वेराइटीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, अब रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स होगा उनमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स होंगे लेकिन वो करेक्टर्स इम्प्रूव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, पेरेंट 1 जो है वो टॉल प्लांट है और पेरेंट 2 जो है वो आपके पास डिजीज़ रेजिस्टेंट है। सो जो F1 हाइब्रिड बनेगा
वो टॉल भी होगा और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा। इट मीन्स कि दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स उसके अंदर आ गए हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को ही क्यों चूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में कंबाइन होकर आ जाते हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स वाले करैक्टर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। अब इसमें हेट्रोसिस के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स होती हैं या जो हाई यील्डिंग प्लांट्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट करता है और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ भी बनाता है। अगर हम बात करें बैक क्रॉसिंग की, तो बैक क्रॉसिंग में देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास F1 हाइब्रिड बन गया था ना। अब बैक क्रॉसिंग में क्या होगा कि जो F1 हाइब्रिड होगा उसको रिपीटेडली, इट मीन्स के अगेन एंड अगेन दोबारा से उसको किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा, ताकि जो स्पेसिफिक डिज़ायरेबल जीन है उसको दोबारा से जो है वो नई जनरेशन में लाया जा सके। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जितने भी हमारे पास यूज़फुल ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल डिजीज़ रेजिस्टेंट होना या माइल्ड्यू रेजिस्टेंट होना या हाई यील्ड वगैरह या हाई प्रोडक्शन वगैरह, वो उसकी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो ओरिजिनल उनकी वैरायटी होती है, जो ओरिजिनल करैक्टर्स होते हैं, वो भी डैमेज नहीं होते। अब इन सब का गोल क्या है कि डिज़ायरेबल जीन्स को जो डोनर पेरेंट्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं, मतलब पहले जो करैक्टर्स थे वो दो डिफरेंट प्लांट्स में थे ना, लेकिन जब बैक क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन हुई तो वो एक ही प्लांट के अंदर आ गए, मतलब एक प्लांट में अब दो डिफरेंट प्लांट्स वाले करैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। तो पिछली 2 डिकेड से जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, और ये एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डिफरेंट जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं या जीन्स हैं उनको प्लांट के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और वो किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें बैक्टीरिया यूज़ होता है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसिनिस, ठीक है। अब जितने भी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है जीनोम की, उसमें जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है एग्रोबैक्टीरियम, या फिर जो डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू हो रही है लाइक जीन गन या फिर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। अब मेजॉरिटी क्या होता है कि कमर्शनली रिलीज़ हो जाते हैं, इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं ये लिमिटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो इंसेक्ट या पेस्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव की हुई होती है, और हाइब्रिड के अगेंस्ट भी इनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव की जाती है। अब इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह से वो इंक्रीज़ होती है कि प्लांट्स के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, बीटी जीन। बीटी जीन क्या होगा, बैसिलस थूरीजेनेसिस, ठीक है। अब ये जीन क्या करता है कि ये एक ऐसे प्रोटीन को कोड करता है जो कि कुछ इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन बॉल वॉर्म की बात करें तो ये कॉटन का कॉमन पेस्ट है जो कि कॉटन की क्रॉप के ऊपर अटैक करता है। अब जब इसको बीटी कॉटन के ऊपर जब ये फीड करता है, ठीक है, तो ये अपने अंदर टॉक्सिन्स को ले जाता है, और जब इसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एंटर हो जाते हैं तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। और अगर हम हर्बिसाइड्स के बारे में बात करें तो हर्बिसाइड्स प्लांट्स के डिफरेंट एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं और उनके एक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं, उनके एक्शंस को स्टॉप कर देते हैं। अगर हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस की बात करें तो ये एक सॉइल लिविंग बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिवली क्या होता है कि ये क्राइटॉक्सिन्स होता है जो कि एक्सक्रीट करता है, और एस पेस्टिसाइड यूज़ होता है। अगर हम मेथड्स की बात करें कि किस तरह प्लांट्स के अंदर जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो फर्स्ट मेथड आपके पास आ जाता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड मेथड। इसमें क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो अपना डीएनए या टीडीएनए जो है वो डायरेक्टली या नेचुरली ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट सेल के अंदर। और अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें जीन गन और माइक्रो इंजेक्शंस आ जाते हैं। जीन्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट सेल्स में डिलीवर किए जाते हैं थ्रू यूजिंग जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि इस सब के क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंस इनके अंदर इंक्रीज़ हुई होती है, ये हायर यील्ड हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं, इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो जाता है।
क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं, उनमें मोस्टली जो ऑर्गेनिज़म्स हम यूज़ करते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ रिस्ट्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होती है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ही हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनको ग्रो करना भी ईजी होता है और हैंडल करना भी ईजी होता है। इनकी जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। इट मीन्स के रिज़ल्ट जो है वो आपको जल्दी से मिल जाता है। अब इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है और ये वाइड रेंज में यूज़फुल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ किए जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजीनियर्ड किया जाता है ताकि अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, जैसा कि इंजाइम्स, वाइटामिन, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह। अगर हम इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स में आ जाते हैं एमाइलेज एंड प्रोटीएजेस। वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन्स में आ जाता है विटामिन B12 एंड राइबोफ्लेविन। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है पेनिसिलिन। हार्मोन्स की बात की जाए तो उसमें आ जाएगा इंसुलिन। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसमें राइजोबियम आ जाएगा और बायो पेस्टिसाइड्स की बात करें तो बीटी टॉक्सिन आ जाएगा। अब जनरल प्रोसेस क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है, उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है, फिर उसके बाद लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन की जाती है, फिर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का स्टेप होता है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है और फिर उसको एग्रीकल्चर में या क्रॉप्स वगैरह में, डिफरेंट क्रॉप्स पे, डिफरेंट प्लांट्स में उनको अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखने की क्या चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे तो ज़रूर होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग उनको और ज़्यादा यूज़फुल बना देती है और जितनी भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रॉप को बेटर बनाने में और हेल्दी इन्वायरमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।